हेलो एवरीवन, आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। तो आज इस वीडियो में हम बीए प्रोग्राम का 4th सेमेस्टर का जो आपका यूनिट 2 का टॉपिक है एकात्मक सरकार, इसके लाभ और हानियाँ जानेंगे, मतलब कि एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज। प्रीवियस वीडियो में हमने ये समझा था कि एकात्मक सरकार क्या होती है। आज इस वीडियो में हम इसके लाभ और हानियाँ जानेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, ताकि हमारी हर वीडियो की अपडेट आपको टाइम से मिलती रहे। तो अगर एकात्मक सरकार के लाभ की बात करें तो इसमें क्या होता है, ये एकल सरकार होती है, एकल स्तर पर होती है। तो इसमें त्वरित निर्णय लिए जा सकते हैं आपातकाल के समय पर, जैसे जब इमरजेंसी पीरियड हो कंट्री में किसी भी रीज़न से, तो उस समय पर जो निर्णय है, जो डिसीज़न है, वो तुरंत लिए जा सकते हैं। क्योंकि इसमें जो गवर्नमेंट होती है वो सिंगल लेवल पर होती है, तो इसीलिए इसमें ऐसा कुछ नहीं होता कि सभी से डिस्कशन किया जाए। जैसे संघीय व्यवस्था में अगर सरकार कोई भी निर्णय लेना चाहती है, केंद्र सरकार, तो उसको राज्य सरकार से पूछना पड़ता है। लेकिन ये संघीय व्यवस्था के अपोजिट होती है। इसमें क्योंकि एक ही स्तर पर सरकार होती है, तो इसमें तुरंत डिसीज़न, तुरंत निर्णय लिया जा सकता है। इसके अलावा यह एकल व निर्णायक विधायिका होती है। वही जो मैंने आपको बताया, तुरंत इसमें निर्णय लिया जा सकता है, क्योंकि निर्णय लेने वाला एक ही है। कौन है? केंद्र सरकार। ठीक है, तो केंद्र सरकार को किसी और से पूछने की इसमें ज़रूरत नहीं होती, इसलिए तुरंत इसमें डिसीज़न ले लिया जा रहा है, जिससे समय की बचत होती है। तो आप ये लिख सकते हैं कि समय की बचत होती है, त्वरित निर्णय लिया जा सकता है। एंड इसमें आप ये भी लिख सकते हैं कि इसमें कम लागत आती है, सरल प्रणाली है ये। ठीक है, कम लागत क्यों आती है? क्योंकि इसमें राज्य सरकार नहीं होती, तो राज्य सरकार को सैलरी भी नहीं देनी पड़ती, वेतन नहीं देना पड़ता है, अन्य सुविधा नहीं देनी पड़ती। तो इस वजह से इसमें कम लागत आती है, मतलब कि इकोनॉमिकल सिस्टम माना जाता है, आर्थिक रूप से अच्छा माना जाता है। क्योंकि इसमें एक ही लेवल पर सरकार है, तो राज्य सरकारों को पैसा देने की ज़रूरत नहीं होती। ठीक है, इसके अलावा इसमें क्या होता है, इसका एक और फ़ायदा है कि एक महासंघ के विपरीत इसमें क्या होता है, कानून जो वो एक समान होते हैं। जैसे जो संघीय व्यवस्था वाले देश हैं, जो महासंघीय देश हैं, वहाँ पर क्या होता है, वहाँ पर कानून जो है वो अलग अलग होते हैं। जैसे केंद्र सरकार अलग कानून बना रही है, राज्य सरकार अलग कानून बना रही है। जैसे मैंने आपको बताया था सूची के बारे में, केंद्रीय सूची होती है, राज्य सूची होती है, समवर्ती सूची, जिसमें केंद्र सूची में सिर्फ केंद्र सरकार कानून बनाती है, राज्य सूची के विषय पर राज्य सरकार कानून बनाती है। लेकिन इसमें ऐसा नहीं होता, इसमें कानून एक समान होते हैं। ठीक है, पूरे राज्य के लिए केवल एक ही केंद्र सरकार होती है जो कि कानून बनाती है। ठीक है, जितने भी राज्य हैं सब में एक ही सरकार कानून बनाएगी एंड उसी का कानून माना जाएगा। ठीक है, इसके अलावा इसमें क्या होता है, नागरिक जो है वो केंद्र के प्रति अपनी निष्ठा रखते हैं, राष्ट्र की एकता को इसमें बढ़ावा मिलता है। ठीक है, एंड ये छोटे देशों के लिए अच्छी होती है, ऐसे देश जो भौगोलिक दृष्टि से छोटे आकार के हैं। ठीक है, एंड इसमें वही मैंने जो आपको बताया था कि राज्य द्वारा वित्त पोषित करने की आवश्यकता इसमें नहीं होती, इसलिए ये कम खर्चीला होता है। ठीक है, एंड इसमें सद्भावना के चांसेस होते हैं, मतलब कि इसमें मनमुटाव पैदा होने के चांसेस जो है वो कम हो जाते हैं। लोगों के बीच में विद्रोह की भावना जो है, इसके चांसेस कम हो जाते। तो इसके कुछ लाभ हो गए। ठीक है, एंड एकात्मक प्रणाली जो है इसमें त्वरित निर्णय लिए जा सकते हैं, तो ये भी इसका एक लाभ हो गया। चलिए अब हम हानियाँ देख लेते हैं। अगर हम नुकसान की बात करें तो हर चीज़ के हानि लाभ होते हैं, फ़ायदे नुकसान होते हैं। वैसे ही एकात्मक व्यवस्था जो है इसके भी फ़ायदे हमने पढ़ लिए, अब हम पढ़ते हैं इसके नुकसान क्या क्या है, डीमेरिट्स क्या है। तो इसमें क्या होता है, इस प्रणाली का उपयोग करने का नुकसान ये है कि इसमें धीमी प्रक्रिया होती है। जो सरकारी निर्णय होते हैं वो तो तुरंत ले लिए जाते हैं, लेकिन इसमें सरकारी प्रतिक्रिया धीमी होती है। मतलब इसमें जो सरकार होती है, क्योंकि उस पर किसी का कोई कंट्रोल नहीं होता, केंद्र सरकार जो है वो आज़ाद होती है कुछ भी करने के लिए, केंद्र सरकार पर किसी का कोई भी कंट्रोल या नियंत्रण नहीं होता। तो कई बार क्या होता है, केंद्र सरकार लोगों की नीड्स को, लोगों की जो ज़रूरत है उसको अनदेखा कर देती है एंड उनके हित में कोई निर्णय नहीं लेती। ठीक है, तो इसमें सरकारी प्रतिक्रिया कम होती है। लोगों को जो भी कष्ट होता है उसके प्रति सरकार काफ़ी कम बार ऐसा होता है कि सरकार उसके बारे में प्रतिक्रिया दे, उसके बारे में कुछ निर्णय दे।
ठीक है। तो एक तो ये इसका वो अवगुण हो गया, दोष हो गया। इसके अलावा इसमें कोई राज्य रक्षा बल नहीं होता जिन्हें आपातकालीन स्थिति में भेजा जा सके। जैसे संघीय व्यवस्था में क्या होता है, संघीय व्यवस्था में राज्य सरकार होती है एंड हर राज्य में एक सुरक्षा बल होता है। जैसे आपको पता है हर राज्य में पुलिस होती है, एक सुरक्षा बल होता है, ठीक है। तो अगर कोई आपातकालीन स्थिति आए तो सभी राज्य के जो सुरक्षा बल है वो वहाँ पर केंद्र की मदद के लिए आ जाते हैं। लेकिन इस सिस्टम में ऐसा नहीं होता, क्योंकि इसमें एक आत्मक व्यवस्था है, राज्य सरकार नहीं होती, तो इसमें राज्य सुरक्षा बल भी नहीं होता। एंड क्योंकि राज्य रक्षा बल नहीं होता तो इसलिए आपातकालीन स्थिति में काफ़ी दिक्कत देखनी पड़ सकती है, ठीक है। इसके अलावा इसमें स्थानीय मुद्दों की ओर ध्यान नहीं दिया जाता, ये भी हो जाता है कई बार। ये सरकार का विभाजनकारी रूप है जहाँ पर हर किसी को प्राथमिकता के लिए प्रतिस्पर्धा करनी पड़ती है। इसमें क्योंकि सारी शक्तियाँ केंद्र के पास होती हैं तो काम का बोझ बहुत भारी हो जाता है, ठीक है। सारे काम केंद्र सरकार को करने पड़ते हैं, तो इसलिए सरकारी प्रतिक्रिया भी कम होती है, धीमी होती है एंड काम का बोझ भी बहुत ज़्यादा इसमें हो जाता है। तानाशाही होने के चांसेस इसमें बढ़ जाते हैं, ठीक है। इसके अलावा सरकार जो भी नीतियाँ बनाती हैं वो नीतियाँ कई बार लोगों के लिए नुकसानदायी होती हैं, ठीक है। तो ये भी इसमें होता है। इसके अलावा विपक्ष इसमें नहीं होता, तो जो सरकार की खामियां होती है, जो सरकार की कमियां होती हैं उसके बारे में लोगों को नहीं पता चल पाता, तो ये भी इसकी एक दिक्कत होती है कि इसमें विपक्ष का अभाव होता है, ठीक है। तो ये सब कुछ आप लिख सकते हैं। आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को शेयर करिए। थैंक यू वेरी मच।